दोस्तों, आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ रचने की इच्छा है, कुछ बनाने का जुनून है? हो सकता है आप एक पेंटिंग बनाना चाहते हो, एक कहानी लिखना चाहते हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या शायद बस अपनी रसोई में कोई अनोखी डिश बनाना चाहते हो। आपके दिमाग में एक खूबसूरत विचार आता है, एक चिंगारी उठती है और आप उसे हकीकत में बदलना चाहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है? एक अजीब सी दीवार खड़ी हो जाती है। एक अदृश्य शक्ति आपको अपनी जगह पर ही जमा देती है। आप ब्रश उठाते हैं, लेकिन आपका हाथ कांपने लगता है। आप लैपटॉप खोलकर कुछ लिखने बैठते हैं, लेकिन कर्सर एक खाली स्क्रीन पर बस टिमटिमाता रहता है, जैसे आपका मजाक उड़ा रहा हो। आपके पास आइडियाज हैं, जुनून है, एक विजन है, लेकिन किसी न किसी वजह से आप बस कर नहीं पाते। या शायद आप शुरू तो करते हैं, लेकिन फिर बीच में ही छोड़ देते हैं। आपकी आधी अधूरी पेंटिंग्स कोने में पड़ी हैं, अधूरी कहानियां फाइलों में धूल फांक रही हैं। आपके बड़े सपने आपके दिमाग के किसी कोने में बस सिमट कर रह गए हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? ये एक अजीब सी अंदरूनी जंग है ना? एक अंदरूनी आवाज जो लगातार फुसफुसाती रहती है, ये काफी अच्छा नहीं है, तुम काफी अच्छे नहीं हो, लोग क्या कहेंगे, अगर तुम फेल हो गए तो? ये सिर्फ आपकी पर्सनल लड़ाई नहीं है मेरे दोस्तों, ये एक यूनिवर्सल इंसानी कंडीशन है, खासकर उन सभी के लिए जो कुछ नया रचने की हिम्मत करते हैं, जो इस दुनिया में अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहते हैं। ये अक्सर टैलेंट या जुनून की कमी नहीं होती, बल्कि ये कुछ बहुत गहरा है, कुछ बहुत इंसिडियस। ये एक ऐसा दुश्मन है जो अदृश्य रहकर हमें अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। और क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये यही एहसास, ये यही डर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें भागना चाहिए, बल्कि ये वो चीज है जिसे हमें समझना चाहिए, जिसका सामना करना चाहिए, और यहां तक कि पैराडॉक्सिकली उसे अपनाना चाहिए। क्योंकि सच तो ये है कि रचना की यात्रा, अपने अनोखे विजन को हकीकत में बदलने की यात्रा, जन्मजात प्रतिभा से ज्यादा इस अदृश्य शत्रु से निपटने के बारे में है। और आज हम एक ऐसी ही गहरी किताब आर्ट एंड फियर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो इस दुश्मन को बेनकाब करती है, उसकी चालों को समझती है और हमें न केवल उससे लड़ना सिखाती है, बल्कि उसे अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाना भी सिखाती है। ये किताब सिर्फ पेंटिंग या मूर्तिकला जैसी पारंपरिक कला के बारे में नहीं है। नहीं, ये जीने की कला के बारे में है, अपनी खुद की जिंदगी रचने की कला के बारे में है, अपने काम को बनाने की कला के बारे में है, और इस दुनिया में अपना अनोखा योगदान देने के बारे में है। और अगर कभी भी अटका हुआ महसूस करते हैं, अगर आपने कभी महसूस किया है कि वो छिपी हुई रुकावट आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो ये बातचीत आपकी आत्मा में गहराई तक गूंजेगी। क्योंकि समस्या आपकी कला में नहीं है, समस्या आपकी कला के इर्द गिर्द मौजूद डर के साथ आपके रिश्ते में है। और एक बार जब आप ये समझ जाते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा आईना है जो हमें हमारी सबसे गहरी कमजोरियों और हमारी सबसे बड़ी ताकत दोनों को दिखाता है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि रचनात्मकता सिर्फ पेंटिंग करना नहीं है, ये किसी भी क्षेत्र में नया कुछ सोचना, कुछ नया करना है। आर्ट एंड फियर डेविड बेल्स और टेड ऑरलैंड द्वारा लिखी गई है। ये एक कैसे करें गाइड नहीं है, बल्कि ये एक हम क्यों नहीं करते गाइड है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक उसे कैसे दूर करें और करें गाइड है। ये हर कलाकार, हर निर्माता, हर इनोवेटर के सामने आने वाली चुनौतियों का एक बेबाक विश्लेषण है। और ये आसान जवाब नहीं देता, बल्कि कालातीत ज्ञान प्रदान करता है, जो आपको किसी भी हालत में आगे बढ़ते रहने की शक्ति देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो न केवल रचना के बारे में आपके सोचने के तरीके को बदलेगी, बल्कि आपके बारे में, आपके डर के बारे में और आपकी अविश्वसनीय क्षमता के बारे में आपके सोचने के तरीके को भी बदलेगी। और मेरा विश्वास कीजिए, जो अंतर्दृष्टि हम उजागर करने वाले हैं, वे आपको ऐसा महसूस कराएंगी जैसे कि आखिरकार कोई समझता है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। चलिए अब इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उस अदृश्य दुश्मन को गहराई से समझते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। वो दुश्मन है डर। ये डर क्या है, ये कहां से आता है, और ये हमें इतनी बुरी तरह से क्यों जकड़ लेता है? लेखक बताते हैं कि ये डर कोई बाहरी खतरा नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर का ही एक हिस्सा है। ये हमें अपनी कला बनाने, अपने विचारों को सामने लाने से रोकता है। और ये डर कई रूपों में आता है। पहला रूप है असफलता का डर। ये सबसे आम डर है। अगर मैंने कोशिश की और ये अच्छा नहीं बना तो, अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो, अगर मेरी कहानी किसी को पसंद नहीं आई तो,
ये डर हमें शुरू ही नहीं करने देता। हम सोचते हैं कि अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम असफल भी नहीं होंगे। ये एक आत्मघाती सोच है, क्योंकि इससे हम कभी सीख ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए, एक छात्र है जिसे कॉलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बनाना है। उसके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, थोड़ी नॉलेज भी है, लेकिन जैसे ही वो शुरू करने बैठता है उसके दिमाग में आवाज़ आती है, ये काफ़ी नहीं है, तुम्हारे आइडियाज़ में दम नहीं है, बाकी सब लोग तुमसे बेहतर करेंगे। और वो छात्र प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगता है, काम को टालता रहता है और अंत में या तो बहुत जल्दबाजी में कुछ बना देता है या फिर प्रोजेक्ट को पूरा ही नहीं कर पाता। ये सिर्फ एक छात्र की बात नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कुछ भी नया करने की कोशिश करता है। आप एक स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, लेकिन आप डरते हैं कि अगर ये सफल नहीं हुआ तो आपकी समाज में क्या इमेज बनेगी, आपके पैसे डूब जाएंगे, और इस डर की वजह से आप कभी पहला कदम ही नहीं उठाते। दूसरा रूप है सफलता का डर। ये सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा डर है। अगर मैं सफल हो गया तो, अगर मेरा बिजनेस बहुत बड़ा बन गया तो क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा? क्या मैं उस उम्मीद पर खरा उतर पाऊंगा जो लोग मुझसे रखने लगेंगे? ये डर हमें सफलता के दरवाजे तक पहुंचने से ठीक पहले रोक देता है। कल्पना कीजिए, एक म्यूजिशियन है जिसने बहुत मेहनत से एक गाना बनाया और वो गाना हिट हो गया। अब उसे अगले गाने का डर है, क्या मैं फिर से ऐसा कुछ बना पाऊंगा? क्या लोग मुझे पहले जितना प्यार देंगे? ये डर इतना भारी हो जाता है कि वो अपनी रचनात्मकता को ही दबा देता है। सफलता की जिम्मेदारी, सफल होने के बाद की उम्मीदें, ये सब हमें अंदर से तोड़ देती हैं। तीसरा डर है आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे? ये सवाल भारतीय समाज में बहुत गहरा बैठा हुआ है। अगर मैंने कुछ अलग किया, कुछ ऐसा जो दुनिया को पसंद नहीं आया, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे जज करेंगे। ये डर हमें अपनी कला को दुनिया के सामने लाने से रोकता है। हम अपनी असली आवाज़ को दबा देते हैं क्योंकि हमें डर है कि वो दूसरों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी। आप एक लेखक हैं और आपने एक ऐसी कहानी लिखी है जो आपके दिल के बहुत करीब है, लेकिन वो कहानी थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, थोड़ी अलग है। आप उसे पब्लिश करने से डरते हैं क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग उसे नापसंद करेंगे, आपको आलोचना मिलेगी, और इस डर की वजह से आप अपनी कहानी को अलमारी में बंद कर देते हैं, अपनी सबसे ईमानदार, सबसे सच्ची कला को बाहर नहीं आने देते। चौथा डर है पर्याप्त ना होने का डर, फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ। ये हमें लगातार अपनी तुलना दूसरों से करने पर मजबूर करता है। हम देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति कितना सफल है, कितनी अच्छी पेंटिंग बनाता है, कितनी अच्छी किताबें लिखता है, और हम सोचते हैं मैं तो कभी इतना अच्छा नहीं हो पाऊंगा। ये डर हमें अपनी यात्रा शुरू ही नहीं करने देता, क्योंकि हमें लगता है कि हम पहले से ही हार चुके हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप पहली बार गिटार बजाना सीख रहे हों और आप एक महान गिटारिस्ट को सुनकर सोचते हैं मैं कभी इतना अच्छा नहीं हो पाऊंगा, और आप गिटार बजाना छोड़ देते हैं। लेकिन आपने ये नहीं समझा कि उस महान गिटारिस्ट ने भी हजारों घंटे अभ्यास किया होगा, हजारों गलतियां की होंगी। हर महान कलाकार ने एक समय पर शुरुआत की थी और वो भी पर्याप्त नहीं था। पांचवा डर है मौलिक न होने का डर, फियर ऑफ नॉट बीइंग ओरिजिनल। मैंने जो आइडिया सोचा है वो पहले से ही किसी और ने कर लिया है, मेरा काम यूनिक नहीं होगा, मेरा कुछ नया नहीं होगा। ये डर हमें अपनी आवाज ढूंढने से रोकता है। हम सोचते हैं कि अगर हमारा काम बिल्कुल नया नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह से मौलिक नहीं होती। हर नया विचार पुराने विचारों का एक मिश्रण होता है। हर नया आविष्कार पुराने आविष्कारों पर आधारित होता है। आपकी मौलिकता आपकी आवाज में है, आपके पर्सपेक्टिव में है, आपके अनुभव में है, न कि इस बात में कि आपने कुछ ऐसा बनाया है जो पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं है। ये सभी डर हमें एक ही जगह ले जाते हैं, अकर्मण्यता, इनएक्शन। हम बस सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, लेकिन काम शुरू नहीं करते, या अगर शुरू भी करते हैं तो उसे पूरा नहीं करते। और यहीं पर लेखक हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं। कला सिर्फ आइडिया के बारे में नहीं है, ये काम करने के बारे में है। कला डर के बावजूद काम करने के बारे में है। तो सवाल ये उठता है कि इन डरों से कैसे निपटा जाए। क्या कोई जादू की गोली है जो इन डरों को खत्म कर दे? नहीं। लेखक कहते हैं कि डर हमेशा रहेगा। ये रचनात्मक प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये एक साथी की तरह है जो आपके साथ हर कदम पर चलेगा, लेकिन आप इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। और यहीं पर आती है पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख। डर को स्वीकार करें, लेकिन उसे अपने निर्णय न लेने दें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आपको डर लगे तो उसे पहचानें, उसे महसूस करें,
कहें, ठीक है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी वो काम करें जो आपको करना है। डर की मौजूदगी के बावजूद काम करें। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे आप जितना प्रशिक्षित करेंगे उतनी ही मजबूत होती जाएगी। लेखक कहते हैं कि कलाकार या क्रिएटर वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो होता है जो डर के बावजूद अपना काम करता है, जो हर दिन स्टूडियो आता है, हर दिन लिखने बैठता है, हर दिन अपने बिजनेस पर काम करता है, भले ही उसे अपने अंदर कितने भी संदेह और डर महसूस हो रहे हों। यहीं से बात आती है दूसरे बड़े विचार पर, काम ही सब कुछ है। द वर्क इज एवरीथिंग। आज की दुनिया में हम अक्सर परिणामों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पेंटिंग तुरंत बिक जाए, हमारी किताब बेस्ट सेलर बन जाए, हमारा बिजनेस तुरंत सफल हो जाए। हम एंड प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, न कि उस प्रक्रिया के बारे में जो उस एंड प्रोडक्ट तक ले जाती है। लेखक हमें बताते हैं कि असली खुशी, असली ग्रोथ और असली सफलता उस काम को करने में है। हर दिन स्टूडियो में आने में, हर दिन लिखने में, हर दिन प्रैक्टिस करने में। ये एक दैनिक अभ्यास है, ये कोई एक बड़ा इवेंट नहीं है। सोचिए, एक खिलाड़ी ओलंपिक मेडल जीतने का सपना देखता है। क्या वो सिर्फ मेडल के बारे में सोचता रहता है? नहीं, वो हर दिन प्रैक्टिस करता है। वो घंटों मैदान पर पसीना बहाता है, अपनी डाइट का ध्यान रखता है, अपनी नींद पूरी करता है। उसका काम ही उसे मेडल तक पहुंचाता है। ठीक वैसे ही एक कलाकार के लिए उसका काम ही उसे उसकी कला तक पहुंचाता है। ये हमें इस बात पर भी ध्यान दिलाता है कि कंसिस्टेंसी कितनी महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि नियमितता अक्सर प्रतिभा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक आदमी जो रोज 1 घंटा अपने काम पर लगाता है, वो उस आदमी से कहीं ज्यादा सफल होगा जो हफ्ते में एक बार 10 घंटे काम करके फिर बाकी दिन कुछ नहीं करता। कल्पना कीजिए कि आप एक पेड़ लगा रहे हैं। क्या आप उसे एक दिन में सारा पानी दे देते हैं और फिर सोचते हैं कि वो बड़ा हो जाएगा? नहीं, आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, सूरज की रोशनी का इंतजाम करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होता है। आपकी कला भी उस पेड़ की तरह है, उसे रोज पोषण की जरूरत होती है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है जिसे लेखक द गैप कहते हैं। ये एक बहुत ही मार्मिक और गहरा अवलोकन है। अक्सर एक कलाकार के रूप में हमारा स्वाद यानी टेस्ट हमारी क्षमता यानी एबिलिटी से कहीं ज्यादा विकसित होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें पता होता है कि एक अच्छी पेंटिंग कैसी दिखनी चाहिए, एक अच्छी कहानी कैसी पढ़नी चाहिए, एक अच्छा प्रोडक्ट कैसा काम करना चाहिए। हमारे पास एक बहुत ऊंचा विजन होता है, लेकिन जब हम खुद कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा काम उस विजन के करीब भी नहीं पहुंच पाता। ये गैप हमें निराश करता है। हमें लगता है मैं कभी उतना अच्छा नहीं बन पाऊंगा जितना मैं चाहता हूं, और ये निराशा हमें काम छोड़ देने पर मजबूर कर देती है। ये वो दर्द है जो हर क्रिएटिव व्यक्ति अनुभव करता है। तो इस गैप से कैसे निपटा जाए? लेखक कहते हैं कि इस गैप को स्वीकार करें। ये एक संकेत है कि आपका स्वाद विकसित हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। ये दर्शाता है कि आप अभी भी सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और इस गैप को पाटने का एकमात्र तरीका है काम करना, लगातार काम करना। आपको बस उस गैप को धैर्य से भरना है। अपनी क्षमता को अपने स्वाद के स्तर तक लाने के लिए लगातार काम करते रहें। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बने, अपनी गलतियों से सीखें और विश्वास रखें कि एक दिन आपका काम आपके विजन के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप गैप के बावजूद काम करते रहेंगे। यहां पर लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं, परफेक्शनिज्म बनाम पूरा करना। परफेक्शनिज्म वर्सेस फिनिशिंग। ज्यादातर क्रिएटिव लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। वे चाहते हैं कि उनका काम बिल्कुल परफेक्ट हो, बिना किसी गलती के, और इस परफेक्शन की तलाश में वे अक्सर अपना काम कभी पूरा ही नहीं कर पाते। कल्पना कीजिए कि आपने एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाई, लेकिन आपको लगता है कि उसकी एक उंगली थोड़ी सी टेढ़ी है। आप उस उंगली को ठीक करने की कोशिश करते हैं और फिर आप पूरी मूर्ति को ही खराब कर देते हैं। या आप इतना समय उस एक उंगली पर लगाते हैं कि आप कभी दूसरी मूर्तियां बना ही नहीं पाते। लेखक कहते हैं कि पूरा करना यानी फिनिशिंग महत्वपूर्ण है, न कि परफेक्ट करना। आपको अपना काम पूरा करना होगा, उसे दुनिया के सामने लाना होगा, क्योंकि तभी आप उससे सीख सकते हैं और तभी आप अगला काम शुरू कर सकते हैं। परफेक्शनिज्म अक्सर सिर्फ डर का एक मुखौटा होता है। अधूरा काम कभी आलोचना नहीं झेलता। एक कलाकार जो अपने स्टूडियो में 10 अधूरी पेंटिंग्स रखता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन एक कलाकार जो 10 पूरी की हुई पेंटिंग्स रखता है, भले ही उनमें से कुछ अच्छी ना हो, उसने बहुत कुछ सीखा होगा।
और वो अगली 10 पेंटिंग्स बनाने के लिए तैयार होगा जो शायद कहीं बेहतर होंगी। तो अगली बार जब आप अपने काम को पूरा करने में अटकें तो खुद से पूछें, क्या ये वाकई और बेहतर हो सकता है या मैं सिर्फ परफेक्शन के नाम पर डर रहा हूं? अपना काम पूरा करें, उसे बाहर निकालें और फिर अगले प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ें। यही सीखने और बढ़ने का तरीका है। अब बात करते हैं एक और बड़े जाल की, जिसमें अक्सर क्रिएटिव लोग फंस जाते हैं। बाहरी मान्यता बनाम आंतरिक प्रेरणा, एक्सटर्नल वैलिडेशन वर्सेस इंटरनल मोटिवेशन। आज की सोशल मीडिया से भरी दुनिया में हम लगातार बाहरी अप्रूवल की तलाश में रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे काम को लाइक करें, उस पर अच्छे कमेंट्स करें, उसे शेयर करें। और जब हमें वो अप्रूवल नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा काम अच्छा नहीं है। लेखक हमें बताते हैं कि आपकी कला का मूल्य बाहरी मान्यता से तय नहीं होता। आपकी कला का मूल्य उस प्रक्रिया में है, उस काम में है जो आपने किया है, और उस सच्चाई में है जिसे आपने व्यक्त करने की कोशिश की है। कल्पना कीजिए कि आपने बहुत मेहनत से गाना बनाया। आप उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। अगर उसे बहुत लाइक्स और व्यूज मिलते हैं तो आप खुश होते हैं, लेकिन अगर उसे कम मिलते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपका गाना बेकार है। लेकिन क्या वास्तव में आपका गाना उन लाइक्स से अच्छा या बुरा हो जाता है? नहीं, उसकी क्वालिटी वही रहती है। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी कला सिर्फ अपने लिए बनानी चाहिए, क्योंकि हमें बनाना है, क्योंकि हमारे अंदर वो जरूरत है कि हम कुछ रचें। जब आप बाहरी मान्यता की तलाश में अपनी कला बनाते हैं तो आप अपनी कला का मालिक नहीं रहते, आप दूसरों की उम्मीदों के गुलाम बन जाते हैं। आपकी कला आपके लिए है, ये आपकी आंतरिक दुनिया का एक प्रतिबिंब है। इसे दूसरों के लिए बनाने की कोशिश करने से आप इसकी मौलिकता और सच्चाई को खो सकते हैं। जब आप अपने लिए बनाते हैं, जब आप खुद, हम दूसरों को भी सबसे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि उसमें सच्चाई होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी आलोचना नहीं मिलेगी। आलोचना तो हमेशा मिलेगी, चाहे आप कितना भी अच्छा काम करें। और यहीं पर एक और सीख आती है, आलोचना से कैसे निपटें, डीलिंग विद क्रिटिसिज्म। लेखक कहते हैं कि आलोचना को स्वीकार करें, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। हर आलोचना को एक फिल्टर से गुजारें। खुद से पूछें, क्या इस आलोचना में कोई सच्चाई है? क्या ये मेरे काम को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, या ये सिर्फ एक राय है जो मेरे काम को नहीं समझती? कुछ आलोचनाएं रचनात्मक होती हैं। वे आपको अपनी गलतियों को पहचानने और अपने काम को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। इन आलोचनाओं को ध्यान से सुनें, इनसे सीखें। लेकिन बहुत सारी आलोचनाएं सिर्फ शोर होती हैं, ईर्ष्या से भरी, अज्ञानता से भरी, या सिर्फ नासमझी से भरी। इन आलोचनाओं को अनदेखा करना सीखें, उन्हें अपने दिल पर ना लें। याद रखें, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी को भी खुश नहीं कर पाएंगे, खासकर खुद को नहीं। यही वजह है कि एक कलाकार को अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करना सीखना होगा। उसे पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या सही है, और उसे उस पर कायम रहना होगा, भले ही बाकी दुनिया उससे सहमत ना हो। ये एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन यही आपको एक सच्चा कलाकार बनाती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण पहलू की, कला और रोजगार। लेखक एक बहुत ही यथार्थवादी बात कहते हैं कि ज्यादातर कलाकार अपनी शुरुआती दिनों में अपनी कला से पैसा नहीं कमाते। उन्हें अपनी कला को जारी रखने के लिए अक्सर 2 नौकरियां करनी पड़ती हैं। एक वो नौकरी जिससे वे अपना पेट भरते हैं, और दूसरी वो नौकरी जो उनकी आत्मा को संतुष्ट करती है, उनकी कला। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे कलाकार हैं तो उन्हें अपनी कला से ही पैसे कमाने चाहिए, और जब वे ऐसा नहीं कर पाते तो वे अपनी कला को छोड़ देते हैं या खुद को असफल मानते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये एक गलत सोच है। अपनी कला को अपनी आजीविका कमाने के दबाव से मुक्त करें। अपनी डे जॉब को स्वीकार करें, उसे एक ऐसे साधन के रूप में देखें जो आपको अपनी कला को जारी रखने के लिए समय और संसाधन देता है। ये कोई हार नहीं है, बल्कि ये एक समझदार रणनीति है। कल्पना कीजिए कि आप एक पेंटर हैं और आप एक बैंक में काम करते हैं। आपका बैंक का काम आपको पैसे देता है, जिससे आप अपना किराया भरते हैं, अपने पेंटिंग के लिए रंग और कैनवस खरीदते हैं, और शाम को आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं। ये कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये एक समझदारी भरा तरीका है अपनी कला को जीवित रखने का। लेखक ये भी कहते हैं कि कभी-कभी आपकी डे जॉब भी आपकी कला को प्रेरणा दे सकती है। आपकी जिंदगी के अनुभव, आपके काम के दौरान मिले लोग, ये सब आपकी कला के लिए एक समृद्ध स्रोत बन सकते हैं। तो इस बात को गांठ बांध लें, अपनी कला को तब तक अपनी आय का एकमात्र स्रोत बनाने के लिए खुद पर दबाव न डालें जब तक वो वास्तव में ऐसा करने के लिए तैयार न हो जाए।
अपनी कला को अपनी खुशी के लिए करें, अपनी ज़रूरतों के लिए करें। पैसा अपने आप आ सकता है, लेकिन वो प्राथमिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं समय और संसाधन की, टाइम एंड रिसोर्सेज की। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है अपनी कला बनाने के लिए या पर्याप्त संसाधन नहीं है। लेखक कहते हैं कि ये अक्सर सिर्फ एक बहाना होता है। क्या आपके पास दिन में 15 मिनट हैं? क्या आपके पास एक पुरानी कॉपी और एक पेंसिल है? बस इतना ही काफ़ी है। रचनात्मकता के लिए बहुत ज़्यादा समय या फैंसी टूल्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये आपके कमिटमेंट और इच्छा शक्ति के बारे में है। सोचिए, एक माँ जो पूरे दिन घर और बच्चों को संभालती है, क्या उसके पास समय है? शायद बहुत कम। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ बनाने की सच्ची इच्छा है, तो वो उन 15 मिनट को ढूंढ लेगी, जब बच्चे सो रहे हों या जब पति काम पर गया हो। वो रसोई की मेज़ पर बैठेगी और अपनी कहानी लिखेगी या एक छोटा सा स्केच बनाएगी। लेखक ये भी कहते हैं कि अपनी सीमाओं को स्वीकार करें। आपके पास हर चीज के लिए अनंत समय या पैसा नहीं हो सकता, लेकिन आप उन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं जो आपके पास हैं। कम संसाधनों में काम करने से आप अधिक रचनात्मक और रिसोर्सफुल बनते हैं। यह आपको अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। कई महान कलाकार गरीबी में रहते हुए भी अद्भुत काम करते थे। उनके पास फैंसी स्टूडियो या महंगे उपकरण नहीं थे, लेकिन उनके पास एक अथाह रचनात्मकता और काम करने की इच्छा थी। तो अगली बार जब आप समय या संसाधनों की कमी का रोना रोएं, तो खुद से पूछें, क्या मैं वास्तव में कोई रास्ता ढूंढ रहा हूं या सिर्फ एक बहाना बना रहा हूं? हमेशा कोई न कोई रास्ता होता है, भले ही वो छोटा और मुश्किल हो। अब हम एक और गहरे विचार पर आते हैं, आपका इरादा, योर इंटेंट। लेखक कहते हैं कि आप अपनी कला से क्या चाहते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप सिर्फ पैसा चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, या आप कुछ गहरा व्यक्त करना चाहते हैं? जब आपका इरादा साफ होता है, तो आपकी कला में वो सच्चाई और गहराई आती है। अगर आपका इरादा सिर्फ फेमस होना है, तो आपकी कला अक्सर खोखली और सतही होगी। लेकिन अगर आपका इरादा सच्चाई को व्यक्त करना है, दुनिया को कुछ दिखाना है या अपनी आंतरिक दुनिया को एक्सप्लोर करना है, तो आपकी कला में एक शक्ति होगी जो लोगों से जुड़ेगी। ये हमें यह भी याद दिलाता है कि कला हमेशा अच्छी नहीं होती। कुछ कला अच्छी होती है, कुछ बुरी, और ये ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बनाते रहें, आप सीखते रहें और आप अपने इरादे के प्रति सच्चे रहें। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, कला कोई मनोरंजन नहीं है। आर्ट इज नॉट एंटरटेनमेंट। आज की दुनिया में हम अक्सर कला को मनोरंजन के रूप में देखते हैं। हम चाहते हैं कि कला हमें खुश करे, हमारा मनोरंजन करे, हमें सोचने पर मजबूर ना करे। लेकिन लेखक कहते हैं कि सच्ची कला अक्सर आपको असहज करती है। ये आपको चुनौती देती है, ये आपको नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है, ये आपको अपनी भावनाओं का सामना करने पर मजबूर करती है, चाहे वो सुखद हो या असहज। एक महान किताब आपको सोचने पर मजबूर करती है, भले ही वो आपको शुरू में परेशान करे। एक महान पेंटिंग आपको घंटों उसके सामने खड़ा कर सकती है, आपको खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर सकती है। तो अपनी कला को सिर्फ मनोरंजन के रूप में बनाने की कोशिश ना करें, उसे कुछ गहरा व्यक्त करने का एक माध्यम बनने दें। और यहीं पर आता है एक और विचार, कला एक यात्रा है, मंजिल नहीं। आर्ट इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि रचनात्मकता की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। कोई अंतिम बिंदु नहीं है जहां आप पहुंचते हैं और कह सकते हैं, मैंने इसे कर लिया, मैं अब एक महान कलाकार हूं। ये एक सतत प्रक्रिया है, सीखने और बढ़ने की एक अनंत यात्रा है। हर प्रोजेक्ट एक नया पाठ है, हर असफलता एक नया अवसर है, हर सफलता एक नई चुनौती है। आपको इस यात्रा को गले लगाना होगा, उसकी अनिश्चितताओं को स्वीकार करना होगा और हर कदम पर सीखने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको धैर्य रखना होगा, बहुत धैर्य। कई कलाकार दशकों तक काम करते रहते हैं बिना किसी बड़ी मान्यता के, लेकिन वे फिर भी काम करते रहते हैं क्योंकि उन्हें बनाना है, क्योंकि ये उनकी आत्मा की पुकार है। इस यात्रा के दौरान आप खुद को कई बार खोया हुआ महसूस करेंगे, आप संदेह करेंगे, आप थकेंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सब सामान्य है, ये यात्रा का ही एक हिस्सा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप चलते रहें, आप अपने अंदर की उस चिंगारी को बुझने न दें। अब बात करते हैं कलाकार की पहचान की।
लेखक कहते हैं कि कलाकार कोई उपाधि नहीं है जिसे आप कमाते हैं, ये वो पहचान है जिसे आप तब अपनाते हैं जब आप वास्तव में कला बनाते हैं। आप कलाकार इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपने गैलरी में अपनी पेंटिंग लगाई है या आपकी किताब पब्लिश हुई है। आप कलाकार इसलिए हैं क्योंकि आप पेंटिंग करते हैं, आप लिखते हैं, आप बनाते हैं। ये एक बहुत ही मुक्तिदायक विचार है। इसका मतलब यह है कि आपको किसी से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कलाकार हैं या नहीं। अगर आप कला बनाते हैं तो आप कलाकार हैं, बस इतना ही। ये आपको दूसरों की उम्मीदों के दबाव से भी मुक्त करता है। आपको एक खास तरह का कलाकार बनने की जरूरत नहीं है, आपको सफल कलाकार बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी कला बनाने की जरूरत है। और इस पहचान को अपनाने से आपको एक अद्भुत शक्ति मिलती है। ये आपको खुद पर भरोसा करने की शक्ति देती है। ये आपको अपनी आंतरिक आवाज सुनने और उसे व्यक्त करने की शक्ति देती है। अंत में दोस्तों, आर्ट एंड फियर हमें एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण संदेश देती है। बनाना ही महत्वपूर्ण है। मेकिंग इज व्हाट मैटर्स। इस सब डर, संदेह, आलोचना, असफलता और अनिश्चितता के बावजूद आपको बस बनाना है, आपको काम करना है, आपको अपने विचारों को हकीकत में बदलना है। ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं देती, ये कोई आसान रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि ये हमें सिखाती है कि रास्ता ही काम है, रास्ता ही डर का सामना करना है, रास्ता ही लगातार प्रयास करना है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपकी कला बनाने का पूरा अनुभव बदल जाता है। डर कम नहीं होता, लेकिन वो आपको नियंत्रित नहीं कर पाता। आलोचना कम नहीं होती, लेकिन आप उससे सीख लेते हैं और उसे अनदेखा कर देते हैं। असफलता कम नहीं होती, लेकिन आप उससे ताकत पाते हैं। और तब आप पाते हैं कि रचना की प्रक्रिया ही सबसे बड़ा इनाम है। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी दृष्टि को दुनिया में लाने की संतुष्टि, उस काम को पूरा करने का संतोष। तो दोस्तों, अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, चाहे वो एक नई रेसिपी हो, एक छोटा सा बिजनेस हो, एक कविता हो या एक पूरा उपन्यास हो, तो डरिए मत। उस डर को पहचानिए, उसे महसूस कीजिए, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपना काम शुरू कीजिए, चाहे वो कितना भी छोटा और इम्परफेक्ट क्यों ना हो। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम कीजिए। परफेक्शन की तलाश में अपने काम को अधूरा मत छोड़िए, उसे पूरा कीजिए और आगे बढ़िए। दूसरों की राय से अपनी कला को परिभाषित मत कीजिए। अपनी आंतरिक आवाज सुनिए और अपने इरादे के प्रति सच्चे रहिए। और याद रखिए, आप कलाकार हैं क्योंकि आप कला बनाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि रचनात्मकता कोई रहस्यमयी उपहार नहीं है जो कुछ ही लोगों को मिलता है। ये एक प्रक्रिया है, एक अनुशासन है, एक जीवन जीने का तरीका है। और ये सभी के लिए उपलब्ध है, बशर्ते आप उस डर का सामना करने और काम करने को तैयार हों। ये एक लंबी और कभी न खत्म होने वाली यात्रा है, लेकिन ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको सबसे गहरा अर्थ, सबसे बड़ी संतुष्टि और आपकी असली क्षमता का अनुभव कराएगी। तो चलिए, आज से ही उस अदृश्य दीवार को तोड़ते हैं और अपनी कला को, अपनी रचनात्मकता को, अपनी आवाज़ को इस दुनिया में लाते हैं। क्योंकि आपकी कला मायने रखती है, आपकी आवाज़ मायने रखती है। और जब आप बनाते हैं तो आप ना केवल अपनी दुनिया को बदलते हैं, बल्कि आप उस दुनिया को भी बदलते हैं जिसमें हम सब रहते हैं। अपनी रचनात्मक यात्रा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।